साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में जो है पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्ट में बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे आप एक शॉर्ट नोट बनाते हैं, उसी प्रकार से यह वीडियो भी आपके शॉर्ट नोट के तरीके से काम करेगा। आप किसी भी परीक्षा के पहले जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है, उसको कवर करने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यह जो स्टडी मटेरियल है, यह कॉम्पिटिशन वर्ल्ड नामक जो संस्था है या पब्लिकेशन है, इनके द्वारा यह पर्यावरण विशेष नाम से जो है एक पुस्तिका निकाली गई है, जो काफ़ी शॉर्ट में दी गई है और इसमें उन बिंदुओं के बारे में बताया गया है, जिन बिंदुओं से आपके प्रश्न पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। ये आपका जो वीडियो है, ये आपकी जो भी परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस की हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, पीसीएस जे है, एपीएस, एपीओ, यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, उन सभी परीक्षाओं में चूंकि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 140 प्रश्नों को भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपको पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी मटेरियल को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, इकोलॉजी, जिसे इंग्लिश में हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ टर्म है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है या इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा। तो जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ओडम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओडम को। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले ने। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, अर्नीज नेस ने। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना किसने दी? ग्रीनले ने 1917 में। वहीं पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई क्या होती है? भूमंडली हेक्टेयर होती है। क्या होती है? भूमंडली हेक्टेयर होती है। धारणीय स्थायी विकास की अवधारणा किसने कब आती है? तो ये जो 1987 का बर्टलैंड सम्मेलन होता है, 1987 में बर्टलैंड सम्मेलन में, वहां पर ये आपकी अवधारणा आती है। पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा कौन करते हैं? हेविट व हेयर 1993 में। प्राकृतिक कृषि कृषि का अन्वेषक किसे माना जाता है? तो मसानोबु फुकुओका को। हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का, जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोशन ने 1986 में। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फावी व हेनरी व्यूसन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी? जोसेफ फोरियर ने। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में किसने बात की? एडवर्ड सुयस ने। जैव विविधता के बारे में वाल्टर जी रोशन ने। वाल्टर जी रोशन, याद देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्टर जी रोशन ने। वही चीज है यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया किसने? देखिए, ये शब्द आपका रेमंड एफ डॉसमैन के द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना एल्टन ने दी। वैश्विक मंदन शब्द जेराल्ड स्टोन हिल के द्वारा दिया गया। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर आर मिश्र। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? प्रोफेसर आर मिश्र। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के बारे में, उन अधिनियमों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार मिलान करने के लिए आता है किस सन में यह अधिनियम आया है। तो भारत वन अधिनियम 1927 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है और संशोधित कब होता है? 1991 में। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995 का है। वन्य जीव संरक्षण नियम 1995। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। एगमार्क एक्ट 1937 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ होता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में गठित की जाती है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977 आता है। ठीक है। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण 2009 में। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में प्रारंभ होती है। इको मार्ग योजना 1992 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में गठित किया जाता है। ठीक है, एनजीटी। तो ध्यान रखिए, हाथी संरक्षण परियोजना और इको मार्ग योजना ये दोनों एक ही सन 1992 के हैं। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का, या जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य होता है उस भौतिक तंत्र से है
जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थों एवं ऊर्जा से अंतराकर्षित करते हैं, मतलब इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। स्वपारिस्थितिकी क्या होता है? स्वपारिस्थितिकी, इसमें किसी इकाई या जीव का अध्ययन किया जाता है, ना कि उस जीव के समूह का। समपारिस्थितिकी क्या होता है? इसमें जीवों के समूह का अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं, तो दो प्रकार से बांट सकते हैं इसे, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भी कई पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि आप स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र और आकाशीय पारितंत्र। तो जो आपका स्थलीय पारितंत्र है, इसे फिर से आप इसके उदाहरणों में घास है, भूमि वन है, मरुस्थल इत्यादि आ जाएंगे। जलीय पारितंत्र में दो प्रकार के हो जाएंगे, लवणीय, अलवणीय और लवणीय। ठीक है, अलवणीय में क्या कौन सा हो जाएगा? जैसे तालाब है, झील है, झरना है। और लवणी में ज्वार नदमुख है, समुद्री समुद्री जल है, लवण झील है इत्यादि हैं। वहीं पे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो इसमें आपका नगरीय नगरीय कृषि है, फसली तंत्र है, जलाशय है इत्यादि हैं। ठीक है, देखिए जो जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल जो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल का इंटरसेक्शन होता है, जहां पे जीव के रहने के लिए सारी दिशाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र के घटक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में देखें तो उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अवघटक होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इसमें। वहीं अजैविक में क्या होते हैं? अजैविक में आप देखेंगे कार्बनिक है, अकार्बनिक है और भौतिक है। कार्बनिक में जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमस है, यूरिया है। अकार्बनिक में मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैसें आदि हैं। भौतिक में वायु है, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्भवित गुण क्या होते हैं? इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी जैसे देखिए लाइकेन में जो होता है आपका, लाइकेन में क्या होता है? कवक और शैवाल होते हैं। लाइकेन में आपके कवक और शैवाल होते हैं। वहीं पे जो आपका माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा, इसमें क्या होते हैं? इसमें आपका जड़ और कवक होता है। ठीक है, इसमें जड़ और कवक होता है। ये वाला इसको छोड़ दीजिए। इसमें इसमें आप देखिए इंग्लिश वाला देखेंगे। कोरल में क्या होता है? कोरल में एल्गी होते हैं प्लस कोलेंट्रेटा होते हैं, कोलेंट्रेटा। देखिए शुष्क स्थानों पर प्राप्त मतलब चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। आप ऐसे समझिए थोड़ा सा इसको, लाइकेन के बारे में थोड़ा समझिए कि लाइकेन कहाँ पे होते हैं। ये शुष्क स्थानों पर प्राप्त जो होते हैं, जो चट्टान होते हैं उसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तथा जो लिटमस पेपर बनता है, वो रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। इसका मतलब ये हुआ। पर्यावास या हाइब्रिड के बारे में बात करें, ये क्या होता है? यह वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकताएं एक जैसी हों। उदाहरण के लिए जो व्हेल मछली होती है, दरियाई घोड़ा, पादप प्लवक इत्यादि। पर्यावास के प्रकार देखें तो स्थलीय पर्यावास होगा, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, ज्वार नदमुख, समुद्र इत्यादि। ये सभी के सभी क्या हैं? एक प्रकार के हाइब्रिड होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो हरे स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? खाद्य संश्लेषण करते हैं, खाद्य बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण व ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होने से वायुमंडलीय संतुलन बना रहता है। वनों के अंधाधुंध कटाई के चलते यह संतुलन बिगड़ा है, जिसकी परिणति वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं। देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य के जो प्रकाश की इस्तेमाल है वो प्रकाश संश्लेषण में भी होता है, मानव प्रयोग में भी होता है, मानव के द्वारा प्रयोग होता है। यहां पर कुछ और चीजें देखते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ब्लैक मैन के अनुसार जो कारक होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण में, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, पर्णहरित, ये सभी मिलकर के ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका वाटर के साथ क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है? ग्लूकोज और आपका वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण होता है, मतलब इसको ग्रहण किया जाता है, और इधर आपका क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, देखिए इन कारकों में से, मतलब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, पर्णहरित,
ये इनमें से जो कहीं पर भी, इनमें से कोई भी एक जो कहीं पर भी सबसे सर्वाधिक प्रभावी कारक हो जाता है वो ट्रिगर कारक कहलाता है। जैसे राजस्थान में वर्षा होती है, ठीक है। खाद्य स्तर की बात करें, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है, यह सॉरी खाद्य आपका खाद्य स्तर की बात कर रहे हैं, यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता रहता है। यहाँ पर देखें, जो स्वापोषित होते हैं मतलब पौधे जो होते हैं वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी क्या होती है, वियोजक होती है। और इसके बाद जो है ये आपके प्रथम पोषक स्तर पर होते हैं। जो स्वापोषित अर्थात पौधे जो होते हैं ये प्रथम पोषक स्तर पर होते हैं। फिर इसके बाद इनको क्या करते हैं, जो शाकाहारी जैसे बकरी इत्यादि वो खाते हैं, तो ये आपका द्वितीय पोषक स्तर हो जाता है। और द्वितीय पोषक स्तर ही क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर होता है। फिर इस शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं जैसे कि शेर इत्यादि हैं, तो ये आपका तृतीय पोषक स्तर और द्वितीय उपभोक्ता स्तर हो जाता है। इसके बाद सर्वाहारी आते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी सभी को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य है आपका, ठीक है, सर्वाहारी होता है। तो ये चतुर्थ पोषक स्तर पर हो जाता है और तृतीय उपभोक्ता स्तर कहलाता है। देखिए, प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 80 से 90% जो है क्षय हो जाता है। मतलब आपका स्वपोषित से शाकाहारी तक जाएगा तो 80 से 90% क्षय हो जाता है, केवल 10% लगभग जो है वो अगले लेवल पे जाता है। फिर जितना होता है उसका 10% जो है आपका अगले लेवल पे जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तालाब में भोजन श्रृंखला की बात करें तो देखिए, तालाब में भोजन श्रृंखला कैसे होते हैं, आपका पादप लोग होते हैं, इनको प्राणी लोग खाते हैं, फिर इनको कीटाणुओं के लार्वा खाते हैं, फिर इनको लार्वा को छोटी मछलियां खाती हैं और इनको बड़ी मछलियां खा जाती हैं। तो इस प्रकार से श्रृंखला चलती रहती है इसमें, ठीक है। आप देखें थोड़ा सा, जैसे तालाब का यदि पिरामिड बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए तालाब का पिरामिड बनाया गया है यहाँ पर। इसमें उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे। उत्पादक कौन से होंगे, जो जड़ें पानी के भीतर कीचड़ में जो होती हैं, जैसे इसमें आपके आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे, जैसे शैवाल है, जीवाणु है, वालवाक्स हैं, डायटम है, माइक्रोफाइट है, टाइफा और एकोरस हैं। तो ये आपका क्या करेंगे, उत्पादक का कार्य करेंगे। और इन पर जो इनके उत्पादन पे या जो ये जो प्रोड्यूस करेंगे उस पर जो आपके डिपेंड करेंगे वो उपभोक्ता होंगे। तो उपभोक्ता जो होंगे वो आपके पौधों पर निर्भर करेंगे। इसमें आपका आते हैं आपके नितल जीवजात, जो सबसे तली पर जो जीव होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनिलीड्स होते हैं। तरणक जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे मछली हैं जो बीच में तैरते हैं। प्राणी प्लवक प्राणी प्लवक आपके तीसरे जो होते हैं, कोपेकार्ड व डायनो फ्लैगलेट टाइप के जो होते हैं ये आ जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार जो होता है खाद्य स्तर ही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार जो होता है खाद्य स्तर होता है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो देखिए इसमें दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। एक चारण खाद्य श्रृंखला होती है, दूसरी अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, जो कि मृतोपजीवी होती है, मतलब मरे हुए जीवों पर डिपेंड करती है। चारण खाद्य श्रृंखला में आप देखें जैसे कि घास है, घास को कीड़े खाएंगे, कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प, सर्प को मोर, और मोर को लोमड़ी, और लोमड़ी को शेर खा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चारण खाद्य श्रृंखला है। और अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या हो जाएगा, जो मृत जीव है उस मृत जीव को सूक्ष्म कीटाणु खाएंगे, जो उसको क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, वियोजन करते हैं उसका। फिर इसको मृतोपजीवी खाएंगे और मृतोपजीवी का भक्षण करने वाला जो कीट होगा वो इसको खाएगा। तो देखिए आगे इसमें जो आपका चारण खाद्य श्रृंखला इसमें देखें तो इसी में आपका लिंडन मैन के अनुसार जो होता है, एक स्तर से जब आप दूसरे स्तर पर जाएंगे तो केवल 10% ऊर्जा ही ऊपर जाती है, बाकी 90% क्या होती है, क्षयित हो जाती है, ठीक है, वो क्षयित हो जाती है। और ध्यान रखिए जैसे कि घास से घास को कीड़ा खाएगा, कीड़े को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को मोर खाएगा। तो कोई खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक ही हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इससे अधिक उसमें स्तर खाद्य श्रृंखला में स्तर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। ये आपका देखिए यहाँ पर ये उत्पादक है घास, ठीक है। घास क्या करेगा, ये सूर्य से रोशनी लेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब अपना खाद्य बनाएगा। इस घास को जो है प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा खाएगा, टिड्डे को द्वितीय उपभोक्ता मेढक खाएगा, इसको सांप खा लेगा, और सांप को कौन खा लेगा, बाज खा लेगा। और बाज जब मर जाएगा, बाज जब मर जाएगा तो ये कवक के द्वारा या फंगस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अपघटित कर दिया जाएगा। और फिर इस अपघटन से यहाँ पर
ये ह्यूमस का कार्य करेगा, यहाँ से घास, तो ये चक्र चलता रहता है। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें, पारिस्थितिकी पिरामिड खाद्य स्तर को एक मॉडल के द्वारा समझाने की कोशिश है। किसी भी पिरामिड में कुल 4 या 5 स्तर होते हैं। और ध्यान रखिए, तालाब का कई बार पूछा गया, तालाब का जैव भार, ठीक है, पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। तालाब का जैव भार पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करें, देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्या पिरामिड होता है, जैव भार का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए जो संख्या का पिरामिड होता है, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, और रैम बॉर्डल भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए सीधा होगा तो ये आपका घास के मैदान का, घास है उससे कीड़े हैं, फिर मेढक, तो घास ज़्यादा होंगे उससे कम आपका में कीड़ों की संख्या होगी, और उससे कम आपके मेढकों की संख्या होगी, तो ये संख्या पिरामिड का उदाहरण हो गया। वहीं उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि आपका कोई झाड़ी है, जो झाड़ी एक है, उस पर कई सारे जीवाणु होंगे ना, बैक्टीरिया होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, झाड़ी के बाद संख्या बढ़ रही है, तो ये उल्टा हो जाएगा। और इस प्रकार का भी हो सकता है। वहीं जैव भार का पिरामिड की बात करें तो ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तालाब की हमने बात की, तालाब का जैव भार पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि जो तालाब होगा, तालाब की तली में जो घास इत्यादि जो पादप होंगे बहुत कम होंगे, ठीक है, उस पे जो जीवाणु होंगे, मतलब मछलियाँ इत्यादि, उनका जो जैव भार होगा, बायोमास जो होगा, वो घास से ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए ये उल्टा हो जाएगा। वहीं पे यदि आप घास के मैदान का देखेंगे तो यहाँ पर जैव भार पिरामिड क्या हो जाएगा, सीधा होगा। घास का जैव भार ज़्यादा होगा, उससे कम कीड़ों का होगा, उससे कम मेढक का होगा। वहीं ऊर्जा का पिरामिड देखें तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। कारण ऊर्जा के ऊपर जाने पर उसका ह्रास होता है। जब भी निचले स्तर से ऊपर ऊपर स्तर पर जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी की क्षय होगा, एनर्जी लॉस होगी। केवल एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ही जाता है। तो इस प्रकार से इसका पिरामिड सदैव सीधा होगा। आगे बढ़ते हैं, इकोटोन व कगार प्रभाव क्या होता है। इकोटोन व कगार प्रभाव, देखिए दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को, दो भिन्न जीवों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है। किसी तनाव क्षेत्र की अनदेखी अनोखी विशेषता, जबकि किसी तनाव क्षेत्र की अनोखी विशेषता, जैसे पशुओं की जनसंख्या, पौधों की किस्में आदि जो है, ये कगार प्रभाव कहलाती हैं, ठीक है। इकोटोन व आपके कगार प्रभाव देखें, वन व घास के मैदान के मध्य, वन व घास के मैदान का जो क्षेत्र होता है, इनका इंटरेक्शन जहां पे ये दोनों काटेंगे एक दूसरे को, वो आपका इकोटोन कहलाएगा वहां पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका देखिए सॉफ्ट बॉटम व हार्ड बॉटम के मध्य, ज्वार नदमुख, आपका आर्द्र भूमियां, ये सभी आपके इकोटोन व कगार प्रभाव वाले क्षेत्र होते हैं। जीव उत्पत्ति का क्रम देखें यदि आप, तो सबसे पहले मछली आती है, फिश, फिर एम्फीबिया जो आपके जल और थल दोनों पर आते हैं, फिर सरीसृप रेप्टाइल्स हैं, फिर बर्ड, और फिर स्तनधारी मैमल आ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। देखिए सहयोजिता कहाँ कहाँ पाई, लता में, अधिपादप में, अधिजंतु में। सहजीवता आपका लाइकेन, माइकोराजिया, पशुरति व जंतु प्रकरण में। परिजीवता जैसे जोग जो होते हैं वो परिजीवता। परभक्षण कीटभक्षी पौधे, जो नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक क्या हैं, समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक आपके पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी चक्र में तत्वों का चक्रण, पारिस्थितिकी चक्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है, जैव जैव भू रसायन चक्र। पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण क्या होता है, देखिए जीवों को चारों ओर से घेरने वाला, जीवों को चारों ओर से घेरने वाला, प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारक पर्यावरण कहलाता है। यह गतिशील निकाय होता है। पर्यावरण मतलब परिधन आवरण, इसको आप बांट सकते हैं। तो देखिए पर्यावरण में आपका स्थल मंडल होगा, जलमंडल होगा, वायुमंडल होगा, जीवमंडल होगा। स्थल मंडल में आपके पर्वत पर्वतस्थल मैदान होंगे, जलमंडल में हिमनद है, झील है, नदी है, सागर है। जीवमंडल में जंतु पौधे दोनों होंगे। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पर्यावरण के संगठक देखें तो जैविक, अजैविक और ऊर्जा। जैविक पे आपके सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं, पादप है, मानव है, जंतु है। अजैविक में जल, थल, वायु, खनिज है। ऊर्जा में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है। वायुमंडल की बात कर लेते हैं तो वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। इसका अमाउंट कितना होता है, 78.08%। वायुमंडल की गैसों का जो क्रम है, सबसे अधिक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%। फिर इसके बाद आर्गन का नंबर आता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038।
ये लगभग लगभग आपका 0.04 हो गया है, ठीक है। 0.04 भी यदि आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा, नहीं तो एग्जैक्ट जो है 0.038% है। नियॉन 0.000018% है। फिर हीलियम सबसे कम है 0.0005%। तो क्रम लगाने की बात आएगी, अवरोही क्रम में तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम नियॉन और उससे कम हीलियम है। ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। और वहीं यदि इसके मंडलों की बात करें तो ऊंचाई, पृथ्वी से यदि आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। फिर इसके बाद आपका समताप मंडल आएगा। देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच में ही आपका ओजोन परत होती है। ओजोन की जो लेयर होती है, कुछ हिस्सा जो है आपका क्षोभ मंडल में भी होता है और अधिकांश हिस्सा इसका समताप मंडल में होता है। तो देखिए, आपका करीब 8 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल है। फिर आपका जो है समताप मंडल आता है, जिसमें आपका ओजोन परत आती है। कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में आती है? समताप मंडल में। इसके बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल है। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता की बात कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहां के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विश्वत रेखा के पास है 7%, उष्णकटिबंधीय वनों में। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है सबसे अधिक जैव विविधता। देखिए, एडेमिक प्रजातियों विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में जो है स्थान कौन सा? 11वां है। एंडेमिक प्रजातियों, जो स्थानीय प्रजातियां हैं, उनके आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा? 11वां। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? 2003 में। कहां पर? चेन्नई में। जैव विविधता की बात करें तो ये 3 स्तर पर हो सकता है। जीनीय स्तर पर, जीव के स्तर पर, प्रजातीय पारिस्थितिक स्तर पर, पारिस्थितिक स्तर पर, पारिस्थितिकीय महाद्वीप स्तर पर। जीव के संरक्षण की बात करें 2 प्रकार से हो सकता है। स्वस्थाने, जिसे इंग्लिश में इंस्टीट्यूट कहते हैं, पर स्थाने एक्सिटू कहते हैं। स्वस्थाने मतलब जहां पे वो जीव पाए जाते हैं वहीं पे उनका संरक्षण करना है, और पर स्थाने वहां से हटाकर कहीं और उनको प्रोटेक्ट करना है। तो देखिए, जो स्वस्थाने वाले हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्य है, जैव विविधता क्षेत्र है, जंगल है। वहीं एक्सिटू परिस्थान है, कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश होती है, जैसे कि वनस्पतिक उद्यान है, चिड़ियाघर है, नर्सरी, हर्बेरियम, बीज बैंक, अंडे बैंक, टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग इत्यादि। देखिए, दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। तो 22 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीवन वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैशमैन द्वारा 1968 ईस्वी में अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में किया गया था। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग। जैविक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र की मापक इकाई क्या होती है? प्रजाति होती है। विश्व में कुल जैव विविधता तप्त हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 34 है। भारत में 3 है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना, एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं भारत के? तो इसको मिलान करने के लिए कई बार पूछा जाता है। देखिए, आपका काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरिना वनस्थली श्री वेंकटेश्वरा, ये आंध्र प्रदेश में दोनों। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। मोलिंग व नलदहा अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू शेखोवा, मानस, नमेरी, ओरंग, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम में है। वाल्मीकि नगर बिहार में है। इंद्रावती व कंगर घाटी छत्तीसगढ़ में है। मोलेम गोवा में है। बसंदा गिर व ब्लैक बर्ड गुजरात में है। कलेसर व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। ग्रेट हिमालयन व पिन घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। सलीम अली दाजिगम हेमिश व किश्तवाड़, ये जम्मू कश्मीर में है। बेतला झारखंड में है। अंशी, बादीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख व नागरहोल, तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। अन्नामुड़ी, माथिकेट्टम, शोला, पेरियार व साइलेंट वैली, ये कहां पर है? केरल में है। फोसिल, कान्हा, पेच, पन्ना, माधव, संजय डुबरी, बाधवगढ़ व सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। नौगांव, पेच, संजय गांधी, गुगामल व तदोबा महाराष्ट्र में है। बल्फ बल्फ क्रम बल्फक्रम व नोकरेक मेघालय में। मुरलेन व पवनई ब्लू पर्वत मिजोरम में है।
इटक्की नागालैंड में है, भितरकनिका व सिमलीपाल उड़ीसा में है, केवलादेव रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान में है, कंचनजंगा ये कहाँ पे, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, गुइंडी अन्नामलाई मुकुर्थी या मधुमलाई तमिलनाडु में, कार्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजाजी व फूलों की घाटी उत्तराखंड में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, बुक्शा सुंदरवन सिंगलीला नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। विश्व धरोहर अभिसमय में शामिल भारत की जैव विविधता संबंधी स्थल कौन से हैं? तो देखिए इसमें आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का, सुंदरवन पश्चिम बंगाल का, नंदा देवी उत्तराखंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत, ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो कुल ये 7 हैं यहाँ पे। अब हम लोग टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, देखिए आपका कर्नाटक में कौन कौन से, देखिए बांदीपुर है, भद्र है, दांडेली दांडेली अंशी नागरहोल बिलगिरी रंगनाथ मंदिर ये सभी कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त आपका मध्य प्रदेश में पन्ना कान्हा पेंच बाधवगढ़ सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में मालघाट तडोबा अंधेरी पेंच सह्याद्री नौगांव नौगांव नागजीरा बोरा बोर इत्यादि। वहीं तमिलनाडु में कौन से हैं, कलक्कड़ मुंडनथुरई अन्नामलाई मुदुमलाई सत्यमंगलम श्रीविल्लीपुत्थूर मेघमलाई। वहीं असम में देखें तो मानस नमेरी काजीरंगा ओरंग है, रणथंब, और उसके राजस्थान में देखें रणथंबोर सरिस्का मुगद्रा हिल्स रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये राजस्थान के हैं। उत्तराखंड में कार्बेट है, राइज टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत है, रानीपुर। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 4 हैं, ध्यान रखिएगा। पलामू झारखंड में, शिमलीपाल सतकोशिया उड़ीसा में है, ग्रेट हिमालयन व पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सलीम अली दाजिगम हेमिश व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, सुंदरवन बुक्शा पश्चिम बंगाल में, इंद्रावती उदंती सीता नदी अचानक मार गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, कामलांग नामदफा पाक अरुणाचल प्रदेश में है, वाल्मीकि बिहार दम्फा मिजोरम, पेरियार पेराम्बिकुलम केरल में, कवाल तथा अमराबाद तेलंगाना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इनको यहां पर देख लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भारत में जो जैव आरक्षित क्षेत्र हैं कितने, 18। इनके नाम देख लेते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु व केरल व कर्नाटक में फैला है, स्थापना 1986 में होती है। नोकरेक मेघालय में 1988, नंदा देवी आपका उत्तराखंड 1988, ग्रेट निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 1989, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तटीय क्षेत्र 1989, सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989, मानस असम 1989, शिमलीपाल उड़ीसा 1994, डिब्रू सखोबा असम 1997, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 1999, कंचनजंगा सिक्किम 2000 में, अगस्ता मलाई केरल तमिलनाडु 2001, अचानक मार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अचानक मार जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 2005, कच्छ गुजरात में 2008। इसके बाद से आपका शीत रेगिस्तान या कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009, शेषलाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश 2010 में, पन्ना मध्य प्रदेश 2011। ठीक है, देखिए आपका नीलगिरी नोकरेक नंदा देवी ग्रेट निकोबार मन्नार की खाड़ी सुंदरवन सिमलीपाल पंचमढ़ी अगस्त मलाई अचानकमार अमरकंटक कंचनजंगा पन्ना आदि 12 जो आपके जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर एक सेकेंड आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके। ठीक है, ये यूनेस्को के जो MAB मैप कार्यक्रम है उसके अंतर्गत शामिल है। और भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 18। तो इसमें इन 18 में से 12 जो हैं वो यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में। इसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, असम के औरंग बाघ अभ्यारण्य में। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जम्मू कश्मीर का हेमिश। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अंडमान निकोबार का साउथ बटन। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी। कुछ
अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। भारत में एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करेंगे। जैसे उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में जो एलिफेंट रिजर्व है मयूरभंज, बैतरणी, महानदी, दक्षिण उड़ीसा, संबलपुर है। वहीं पश्चिम बंगाल में देखें तो मयूर झरना, पूर्वी द्वार, झारखंड में सिंहभूम है, छत्तीसगढ़ में बादलखोल, तमोर पिंगला, बादलखोल, तिमोर पिंगला, लेमुरु, असम में शोनितपुर, दिहंग पटकई, चिरांग रिपू, काचीरंगा, कार्बी एंगलांग, धनसिरी, लुंगडिंग, मेघालय में गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, कर्नाटक में मैसूर है, केरल में वायनाड, नीलाम्बूर, अन्नामुड़ी, पेरियार, नागालैंड में इटक्की, सिंगफन, तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुत्तूर, कोयम्बटूर, अगस्तमलाई, आंध्र प्रदेश में रॉयल, उत्तराखंड में शिवालिक, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग, कामेंग, दक्षिणी अरुणाचल इत्यादि हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण एलिफेंट रिजर्व हैं। यहाँ ध्यान रखिए अगस्ता मलाई जो है, अगस्ता मलाई हाथी रिजर्व को सम्मिलित करते हुए अब देश में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, 33 हो गए हैं। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगस्ता मलाई 2022 में शामिल हुआ, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। देखिए 1992 में भारत सरकार के वन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। सिंहभूम हाथी रिजर्व जो कि झारखंड में देश का पहला एलिफेंट रिजर्व बना था, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। भारत में एलिफस मैक्सिमस प्रजाति के हाथी पाए जाते हैं। कौन से, एलिफस मैक्सिमस प्रजाति के हाथी। इसे प्रायः एशियाई हाथी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड का की नेता होती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है और वही सभी फैसले लेती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में चालू होता है। उद्देश्य क्या था, हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पर संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना, बंदी था पालतू हाथियों, चाहे बंदी हो चाहे पालतू हाथी हो, का उनका कल्याण या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। जैव विविधता का मापन देखें तो इसको तीन तरीके से मापते हैं। अल्फा जैव विविधता क्षेत्र, अल्फा बीटा गामा में। देखिए जो अल्फा जैव विविधता क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, जीवों की संख्या का मापन किया जाता है, जैसे कि आवास में कितने हैं। ठीक है, और आपका बीटा जैव विविधता क्षेत्र में क्या होता है, कारकों या स्रोतों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। आवास में जो परिवर्तन हो रहा है उसको मापा जाता है। वहीं गामा जैव विविधता क्षेत्र में क्या होता है कि जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, प्रादेशिक जो आपका परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है। देखिए जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है, मानव जनित कारणों में आर्थिक दोहन है, शिकार व तस्करी है, आवासीय विकास है, तटीय क्षेत्र का विकास है, प्राकृतिक में भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन है। प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन की बात कर लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है, 1992 में। ठीक है, बहमास सम्मेलन 1994 में। वहीं कार्टाजेना प्रोटोकॉल 1999 का है। नगोया प्रोटोकॉल जिसे आइची लक्ष्य भी कहते हैं 2010 का है। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन भारत में जो होता है वो कब हुआ था, 2012 में। तो कई बार सन मिलान करने के लिए पूछ लेता है। वन्य जीव संरक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण जैसे कि जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं मानवीय गतिविधियां से मुक्त होते हैं, यहाँ पे मानवीय गतिविधियां अलाउ नहीं होती हैं। वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय गतिविधियां अलाउ होती हैं। और जो जैव मंडल आगार होता है ये सरकारी नियंत्रण, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव होता है इसमें। देखिए आप इस प्रकार से किसी जो आपका उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको मान सकते हैं क्रोड। यहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर आपका एक बफर क्षेत्र होगा, यहाँ पे सीमित मानवीय गतिविधियां होंगी। और फिर संक्रमणीय क्षेत्र होता है, यहाँ प्रशासन से मानवीय गतिविधियां अलाउ होती हैं। आर्द्रभूमि के बारे में बात करें, पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है, आर्द्र भूमियां वेटलैंड कहलाती है, जैसे कि दलदली, पीठभूमि आदि। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन आर्द्रभूमि। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियां कौन सी हैं, दो हैं। राजस्थान की केवलादेव और मणिपुर की लोकटक है। देश भर में आर्द्रभूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, ईरान में 1971 में। अंतःस्थलीय आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल तटीय आर्द्रभूमियों से अधिक है। अंतःस्थलीय आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल तटीय आर्द्रभूमियों से अधिक है, सही है। रामसर अभिसमय के अनुसार आर्द्रभूमि ऐसा स्थान होता है जहां 8 माह पानी भरा रहता है। रामसर अभिसमय के अनुसार संपूर्ण विश्व में वर्तमान में 1929 से अधिक आर्द्रभूमियां वेटलैंड है। आर्द्रभूमि की बात करें तो दो प्रकार से, अंतःस्थलीय और तटीय दोनों होते हैं। अंतःस्थलीय में झील, तालाब, दलदली, झील, तालाब, गोखुर झील दलदली या कीचड़युक्त होते हैं या जलाशय होते हैं। तटीय में आपका मैग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्तियां, क्रीक, लैगून, घाटी या जलीय कृषि होते हैं।
भारत में रामसर साइट के बारे में बात करें तो भारत सरकार में शुष्क भूमि को रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 75 या 75 रामसर आर्द्र भूमियां अधिसूचित हैं। भारत द्वारा 2010 में 38 नए आर्द्र भूमियों को शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है। रामसर आर्द्र भूमि के रजिस्टर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स के तहत उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में अथवा आ सकती हैं। इसके अनुसार भारत में केवलादेव और लोकटक झील खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियां हैं। चिल्का झील जो उड़ीसा का है, इसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। पहले ये भी आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल था, अब दो हैं केवल। यहाँ देखते हैं, आगे बात करते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 के बारे में। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 की अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम के तहत आर्द्र भूमियों को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, पर्यावरणीय आर्द्र भूमियां जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, गरान इत्यादि, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियां, समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्र भूमियां जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती हूँ। समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई किंतु 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल, ऐसी आर्द्र भूमियां जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की हो। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होंगे। इसी अधिनियम के तहत 38 नई आर्द्र भूमियां पहचानी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के बारे में बात कर लें। यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक आर्द्र भूमियां कहाँ पे हैं संख्या में? तमिलनाडु में 14 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 है। जम्मू कश्मीर की आर्द्र भूमि में आपका बोलर झील है, तो सोमोरारी झील, हो कय किरसर आर्द्र भूमि, सुरिनसर मानेसर झील, तो तोशका लेक है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पोंगडैम झील, रेणुका। पंजाब में हरिके झील है, हरिके झील कृत्रिम आर्द्र भूमि है ये। कांजली, रोपण, केशवपुर, मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्यजीव है। केरल में अष्टमुदी, सट्टमकुट्टा, बेम्बनाद है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन आर्द्र भूमि है। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में चिल्का झील और भितरकनिका मैग्रोव है। असम में दीपोर बील है। तमिलनाडु में वाइंट कैलिमर वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है। त्रिपुरा में रुद्रसागर है। रुद्रसागर कहाँ पे? त्रिपुरा में, याद रखिएगा। मणिपुर में लोकटक है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है। उत्तराखंड में अशन बैराज है। उत्तर प्रदेश में जो 10 हैं वो कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर अरंगा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, ये है। महाराष्ट्र में नंदूर, मधमेश्वर, लोनार झील। बिहार में काबर झील व काबर झील या काबल झील कहते हैं। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य है। वधवाना आर्द्रभूमि अभ्यारण्य है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवासा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु सारे के सारे नाम नहीं दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हॉट स्पॉट की बात कर लेते हैं। जहां पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजातियां उपलब्ध हों, जैव विविधता मतलब उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट को मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या मेगा डाइवर्सिटी स्थान भी कहते हैं। हॉटस्पॉट निर्धारण व आधार क्या है? जीवों की कुल संख्या के आधार पर या विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के आधार पर, प्रजातियों की संख्या जो खतरे में उसके आधार पर। हॉटस्पॉट देखें तो देखिए, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट देखें तो पश्चिमी घाट है या सह्याद्री पहाड़ियां, दक्षिणी छोर से गुजरात तक का क्षेत्र। पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में आपका ये पूर्वी घाट मतलब ये हिमालय वाला क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, देखिए सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं, तो 3 हो जाते हैं आपके। विश्व के जो प्रमुख हॉट स्पॉट है उसमें मेडागास्कर आता है, फिलीपींस है, सुंडालैंड है, ब्राजील का अटलांटिक वन है, कैरेबियन प्रदेश है, म्यांमार भारत, पश्चिमी घाट, तंजानिया व केन्या का पूर्वी व तटीय वन आता है। हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो देखिए, महासागरीय पारिस्थितिकी के संरक्षण हेतु एक वैश्विक पहल है हॉटस्पॉट, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में सिल्विया अर्ले ने एक गैर सरकारी संगठन मिशन ब्लू की स्थापना के साथ की। हॉटस्पॉट के तहत महासागरीय जैव विविधता, कार्बन सिंक तथा महासागरीय आवासों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों पर मानव संसाधन निष्कर्षण तथा मछली पकड़ने और ड्रिलिंग, तो मानव संसाधन निष्कर्षण स्थानों पर दबाव कम करना है, जैसे कि मछली पकड़ना और ड्रिलिंग वाला कार्य जो है। विश्व में कुल हॉटस्पॉट कितने हैं? जून 2022 तक 140 थे। भारत में कुल हॉटस्पॉट कितने हैं? ये 2 यहाँ बताए गए हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वर्ष 2013 में शामिल किए गए। वैश्विक स्तर पर विचाराधीन हॉटस्पॉट कितने हैं? 22। वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित हॉटस्पॉट कितने हैं? 3।
आगे बात करते हैं जैव विविधता ह्रास के प्रभाव क्या है। देखिए, इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में छिद्र हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के प्रकाश, ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है इसमें फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो हरित गृह गैसें कई बार पूछा जाता है कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, ओजोन है O3, जलवाष्प O3, जलवाष्प है ये O3 नहीं होगा, O2 होगा। ठीक है, O2 क्यों होगा, H2O होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त अन्य जो है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC, परफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है, धूल कण है, ये सभी भी क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस का कार्य करते हैं। देखिए पीएफसी मतलब परफ्लोरोकार्बन, पीएफसी परफ्लोरोकार्बन का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में, शीतलक उपकरण, एल्युमिनियम उत्पादन में किया जाता है। वहीं एस एफ सिक्स अर्थात आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बॉल, जूते का सोल, ट्रक टायर आदि में किया जाता है। मीथेन के उत्सर्जन की बात करें CH4 की, तो ये कहाँ से आता है, देखिए आर्द्रभूमि, सबसे अधिक आपका आर्द्रभूमि से होता है। उसके बाद धान का खेत है, फिर बायोमास दहन, फिर लैंडफिल, फिर आंतों का किण्वन और फिर दीमक है, फिर कोयला खनन है। तो सबसे अधिक मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, आर्द्रभूमि। उसके बाद दूसरे नंबर पर धान का खेत है, फिर बायोमास दहन है, फिर लैंडफिल है, फिर आंतों का किण्वन है, फिर दीमक है, फिर कोयला खनन है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देश जो हैं वो सबसे अधिक चीन है नंबर 1 पर, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे यूरोपीय संघ, भारत चौथे पे आता है। ये देश वाइज देखें तो तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय संघ कई देशों का समूह है। फिर आपका भारत के बाद रूस आता है, फिर जापान आता है। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश जो है क्रमशः सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति ये देखें तो कतर नंबर 1 पे है, दूसरे पे कराकाओ है, तीसरे पे लटाविया है, फिर बहरीन है, UAE है, त्रिनाद एवं टोबैगो है। कोयला जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें कौन सी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और आपका NO2 है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है और एल्बिडो की मात्रा बढ़ाती है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण क्या हैं, भूमि उपयोग के तरीकों में परिवर्तन जैसे कि वन उन्मूलन, गहन एकल फसल तथा शहरीकरण, प्रत्यक्ष शोषण जैसे कि शिकारियों में अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आक्रामक विदेशी प्रजातियां। अब बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 के बारे में, या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। कई बार पूछा जाता है कि ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई, वर्ष 2008 में। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 30 जून 2008 को होती है, इसका विस्तार 2025-26 तक किया गया। इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। 8 राष्ट्रीय मिशन ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय मिशन इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। सिद्धांत क्या है, देखिए इसमें समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से गरीबों की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होना। तो यहां पर देखिए बहुत आपको इसकी जरूरत नहीं सिद्धांत की, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए देशों का क्रम देख लेते हैं। देश दिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मीट्रिक टन में दिया गया है। तो देखिए यूएसए सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है 20.01, फिर आपका रशिया है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही, प्रति व्यक्ति के। तो प्रति व्यक्ति में देखें तो यूएसए नंबर 1 पर है, फिर रशिया है, फिर जापान है, फिर यूरोपीय यूनियन है, फिर चीन है, फिर भारत है। ठीक है, तो यूएसए नंबर 1 पे, रूस दूसरे पे, जापान तीसरे पे है, यूरोपीय यूनियन आपका चौथे पे, चीन पांचवें पे, छठे पे भारत हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक औसत कितना है, 4.25 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन। वहीं वर्तमान भारत में विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है, देखिए कोयले से कितना उत्पादन होता है 55%, फिर जल विद्युत से 26%, तेल और गैस से आपका 10%, पवन और सौर ऊर्जा से 6% और नाभिकीय ऊर्जा से 3%। ध्यान रखिएगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 3% है, अब इसका जो परसेंटेज है घटा है थोड़ा सा। ठीक है, तो टोटल 3% नहीं, 3% से कम है। तो कोयले से 55% है, जल विद्युत से 26 है, तेल और गैस से 10% है, पवन और सौर ऊर्जा से 6 है और आपका नाभिकीय ऊर्जा से 3 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा के बारे में बात कर लेते हैं। अम्लीय वर्षा देखिए, सामान्य वर्षा जल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच जो होता है वो 5.6 हो जाता है। सामान्य वर्षा जल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच 5.6 होता है, लेकिन जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू को 5.6। अम्लीय वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1872 में रॉबर्ट एंगस स्मिथ द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी ट्रेंड के बारे में। वायुमंडल से अम्लों का पृथ्वी पर निक्षेपण दो प्रकार से होता है, आर्द्र निक्षेपण या शुष्क निक्षेपण। आर्द्र निक्षेपण में वर्षा हो गया, हिम हो गया, कोहरे के रूप में। शुष्क निक्षेपण में वायु में उड़ने वाली अम्लीय गैसों के शुष्क कणों के द्वारा। अम्लीय वर्षा करने वाली गैसें कौन होती है? तो अम्लीय वर्षा करने वाली गैसों में आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल H2SO4 और NOHNO3 बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक हैं। अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फर के स्रोत क्या है? सल्फर के स्रोत आपका सागर है, ज्वालामुखी है, कार्बनिक पदार्थ का गठन है। नाइट्रोजन के स्रोत में तड़ित झंझा है, जो बिजली चमकती है, ज्वालामुखी, कार्बनिक पदार्थ का गठन है। फार्मिक अम्ल के स्रोत क्या है? बायोमास दहन के द्वारा। अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है? त्वचा पर फफोले पड़ना, मछलियों की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव, मनुष्य तथा जानवरों को श्वसन संबंधी समस्याएं, जलीय पादपों का संक्षारण होना, जैसे कि आयरन, लेड, कॉपर जैसी धातु का जल में घुल करके पौधों के अंदर पहुंचना, जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु, चट्टान जैसे संगमरमर व धातुओं से बने स्मारकों तथा मूर्तियों का क्षरण होता है। मृदा की अम्लीयता बढ़ने से मृदा की उर्वरता कम होती है। ठीक है, फसलों को नुकसान होता है। पेड़ पौधों में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस तथा पतझड़ हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ताजमहल पर पीलेपन के लिए मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड का निक्षेपण उत्तरदायी होता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीज की बात करें, जिसे मेघ बीज भी कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन, तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, यदि हम सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं तो गर्म वर्षीय बादल जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर। और वहीं यदि हम शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का और एल्किल हाइलाइड का इस्तेमाल करते हैं तो शीत वर्षा बादल होती है, मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए आप सिल्वर आयोडाइड से भी करा सकते हैं, शुष्क बर्फ से भी करा सकते हैं, एल्किल हाइलाइड से भी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत की बात कर लें तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन यूनिट या 3 मिलीमीटर होती है, 3 मिलीमीटर होती है। वैश्विक तापमान व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है। ओजोन परत संक्षरण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई 1987 में, 1987 में की गई। ठीक है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। देखिए, आपका ओजोन के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए ओजोन, एक सेकेंड, यहाँ ओजोन के बारे में बात कर लेते हैं। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ये पाया गया था ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में। ये पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज, चाहे वो बी हो या सी हो, उससे बचाव करती है। यदि इससे ये नहीं होता तो उससे त्वचा कैंसर होने का खतरा, जीन उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। CFC जो होता है वो ओजोन क्षरण के लिए कारक कार्य करता है। और ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मापने की एडॉप्शन होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि 1987 का है, 1987, 1987। ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोज हुई थी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कहाँ पे है? आपका दक्षिणी पोल साइड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण क्या है? वायु परिसंचरण प्रणाली, समताप मंडली मेघ परिकल्पना, ध्रुवीय वाताग्र, क्लोरीन परिकल्पना, सौर कलंक का प्रभाव। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु जो सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। वियना सम्मेलन 1985 का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है, हेलेंस्की सम्मेलन 1989 का है, लंदन सम्मेलन 1989 का है। तो चार है, वियना, मॉन्ट्रियल, हेलेंस्की और लंदन। ओजोन परत में अब तक का सबसे बड़ा छेद जो है वो आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर पाया गया है। आज से 600 मिलियन वर्ष पहले ओजोन परत अस्तित्व में आई थी। सर्वप्रथम ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेवरी चार्ल्स तथा हेनरी बुशोन ने की थी।
आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रदूषण तो देखिए, पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है, प्रदूषण कहलाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता प्रदूषक कहलाता है। देखिए, प्रदूषक जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण में विद्यमान है, जैसे कि प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं, जैसे कि ओजोन है, यहाँ O2 नहीं है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषण और मानवजनित। प्राकृतिक में जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा धान का खेत है, पशुओं की जुगाली द्वारा मेथन का निर्माण इत्यादि है। मानवजनित में खनिज तेल का जलना है, निर्वनीकरण है, कीट तथा खरपतवार नाशक दवाएं हैं, औद्योगिक व्यय पदार्थ इत्यादि हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण की स्थिति में वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो वायु प्रदूषण की स्थिति में वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, धूल कण, आपके नाइट्रस ऑक्साइड। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, व माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर व मिलीग्राम प्रति लीटर है। जल प्रदूषण की बात करें तो जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ व जल, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ व जल, घरेलू अपशिष्ट, समुद्र में तेल रिसाव, कृषि कार्यों में प्रयुक्त रसायन आदि। देखिए, भूमिगत जो जल प्रदूषण होता है, इसके लिए आप, जैसे कि आपका आर्सेनिक की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से। आर्सेनिक का जो आपका इफेक्ट है, आर्सेनिक भूमिगत जो जल प्रदूषण है, यह आपका कहाँ दिखाई पड़ता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहीं फ्लोराइड वाली जो समस्या वो कहाँ पे? राजस्थान में है। कुछ इससे संबंधित बीमारियों की बात करते हैं, जैसे पारा से संबंधित बीमारी कौन सी है? मिनीमाता रोग। कैडमियम से इटाइटाई है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम है, फ्लोराइड से स्केलेटल फ्लोरोसिस है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट है। आगे बढ़ते हैं, मृदा प्रदूषण की बात करें। मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ आदि। ध्वनि प्रदूषण, ऐसे ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, हॉर्न, उसे शोर कहते हैं, ठीक है। लाउड स्पीकर, हॉर्न, रेल, हवाई जहाज, जेट इंजन आदि। ग्रीन मफलर क्या होता है? कई बार पूछा गया, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जैसे कि अशोक के वृक्ष लगा देना। यह ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि सीमा कितनी? 45 डेसिबल है, 45 डेसिबल। अब यहाँ कुछ ध्वनि तीव्रता को देख लेते हैं। ये जो सामान्य बातचीत करते हैं, ये 20 से 30 डेसिबल होता है। उच्च आवाज में बातचीत 60 डेसिबल होता है। रेडियो संगीत 50 से 60 डेसिबल होता है। हवाई जहाज 90 से 120 डेसिबल। जेट इंजन 148 डेसिबल। अंतरिक्ष यान 140 से 179 डेसिबल। रेडियो सक्रिय प्रदूषण की बात करें, कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा गामा किरणों का निष्कर्षण होता है, जिसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक्स किरणें, यूरेनियम खदान, नाभिकीय परमाणु संयंत्र, थोरियम इत्यादि। कुछ घटनाएं इससे देखें, जिससे भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 को होती, कहां पर? भोपाल में, कारण मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। चेरनोबिल परमाणु आपदा 1986 की है, कहाँ के समय? यूक्रेन का उस समय ये संयुक्त आपका जो यूएसएसआर था उसमें शामिल था, यूरेनियम के रिसाव की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रदूषण के बारे में और देखते हैं, प्रदूषक और उसके स्रोत और उसका प्रभाव क्या है। जैसे कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसका स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन है, मोटर गाड़ी है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? हरित गृह प्रभाव, मतलब आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। सल्फर यौगिक SO2 और H2S के, ये कहाँ, इसके स्रोत क्या है? ताप संयंत्र है, रिफाइनरी है, ज्वालामुखी विस्फोट है। इसका प्रभाव क्या है? अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं, पौधों में क्लोरोसिस। नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि NO और N2O है, तो ये आपका ताप संयंत्र से, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अवक्रिया, यहाँ से इसके सोर्स हैं। इसका प्रभाव कहाँ पे है? अम्ल वर्षा मतलब इसके प्रभाव क्या है? तो जैसे अम्ल वर्षा में है, पादपों की उत्पादकता में कमी, आंखों व फेफड़ों में जलन,
निलंबित कण, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये कहाँ से निकलते हैं, इसके सोर्स क्या है, निर्माण कार्य, भाप शक्ति संयंत्र, मोटर वाहन इत्यादि से। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, दृश्यता में कमी आती है, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधा, कैंसर इत्यादि। हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन है, इथाइलिन है, तो ये मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग इत्यादि में इसके सोर्स हैं जहाँ से ये निकलता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कैंसर का कारण होता है, श्वसन संबंधी समस्या, समय पूर्व पत्तियों और फलों का गिर जाना। क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC रेफ्रिजरेटर से, स्प्रे से निकलता है। इसका प्रभाव क्या है, भूमंडलीय उष्मन, ओजोन परत, ओजोन का क्षरण है। ओजोन O3 ये मोटर वाहन से निकलता है। इसका प्रभाव क्या है, श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, पर्ण समूह को नुकसान हो जाता है। शीशा मोटर वाहन से निकलता है। इसका प्रभाव क्या है, कैंसर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना। रेशे जैसे कपास और ऊन के रेशे, ठीक है, ये कहाँ से, वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग, यहाँ से निकलते हैं। ये फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालता है। एस्बेस्टस खनन व निर्माण उद्योग से निकलता है। श्वसन संबंधी समस्याएं तथा कैंसर इसके प्रभाव हैं। स्मॉग मोटर उद्योग है, मोटर वाहन यहाँ से निकलते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं इत्यादि हैं। अब हम लोग कुछ यहाँ पे पर्यावरण संस्थान देख लेते हैं और वो कहाँ पर अवस्थित हैं इसको देखेंगे। जैसे भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है, कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है, कोलकाता में। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून में। ध्यान रखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण, वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के संस्थान, तीनों देहरादून में है। लकड़ी विज्ञान और अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई और बेंगलुरु में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में। जल प्रबंधन अभियांत्रिकी संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय मृदा संरक्षण संस्थान नई दिल्ली। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला। वन उत्पादकता केंद्र रांची। ध्यान रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, परंतु वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, रांची में है। वहीं राष्ट्रीय वनस्पतिक विज्ञान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली के इज्जतनगर में। केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम के जोरहट में। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना केंद्र इलाहाबाद, याद रखिएगा प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज। वानिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय संस्थान जबलपुर। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा के बल्लभगढ़ में, ठीक है। भारतीय प्राणी कल्याण संस्थान। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के। खन पर्यावरण केंद्र अहमदाबाद में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम, केरल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नागपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य संस्थानों को देखें। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद। उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, सोलन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। केंद्रीय कृषि वानिकी। भारतीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा के कटक में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, राजस्थान के जोधपुर में है। नेशनल प्लांट जेनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। अंटार्कटिक में स्थापित शोध स्थल कौन कौन से है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 अभी तक रहे हैं। दक्षिण गंगोत्री जो अब ये कार्य नहीं करता, 2 ही कार्य कर रहे हैं, मैत्री और भारती। मैत्री 1989 में और भारती 2012 में। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक मतलब जो आपका दक्षिणी पोल साइड में है, ठीक है। आर्कटिक आपका नॉर्थ पोल साइड में है। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अब 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करें तो देखिए इसमें जो वनावरण है वो कितना है आपका 21.71% है, जबकि 2019 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें 21.67% है। तो अंतर कितना हुआ है, यदि किलोमीटर में देखेंगे, वर्ग किलोमीटर में, तो 1540 वर्ग किलोमीटर।
और परसेंटेज में 0.22% की बढ़ोतरी हुई है 2019 के कंपेयर में। वहीं वृक्षावरण की बात करें तो 2.91% था 17, मतलब है 17वीं में 2021 में, जबकि 2019 में कितना था 2.89, मतलब 721 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और परसेंटेज में 0.76%। टोटल की यदि बात करें तो टोटल में आपका 2017वीं वन जो रिपोर्ट है उसमें 24.62 है, जबकि 2019 में कितना था 24.56, मतलब 0.28% की बढ़ोतरी हुई है। और वर्ग किलोमीटर में कितना हुआ है 2261 वर्ग किलोमीटर। देखिए 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को जारी किया। यहां पर आप ये आंकड़े 24.62 और 24.56 पहले जो था इसको जरूर याद रखिएगा, कितना बढ़ा है 0.28 और ये 2261, ये चार आंकड़े जरूर याद रखिएगा। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण जो है, कुल वन और वृक्षावरण कितना है, ये आपका कितना है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि या 0.28% की वृद्धि दर्शाता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण में पहली बार भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर तथा शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी की है। ठीक है, तो देखिए एक नया अध्याय भी जोड़ा गया है। देखिए तो क्या कहा गया कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने पहली बार भारत के टाइगर रिजर्व कॉरिडोर तथा शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय जोड़ा। वर्ष 2011 से 21 के दौरान बाघ गलियारों के वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अर्थात 0.32% की वृद्धि हुई है, जबकि बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी अर्थात 0.04% की कमी परिलक्षित हुई है। 2011 से 21 के दौरान 22 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण में वृद्धि हुई है, जबकि 32 बाघ अभ्यारण्यों के वनावरण में कमी दर्ज की गई है। पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण लगभग 79% है दर्ज किया गया है, सर्वाधिक वनावरण यहीं पर है। मैग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारत का कुल मैग्रोव आवरण कितना है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। कुछ और आंकड़ों को देखें, जैसे कि वनावरण में शीर्ष जो 5 राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे पे, उड़ीसा चौथे पे, महाराष्ट्र पांचवे पे। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र शीर्ष। यदि हम यहाँ पर वनावरण शीर्ष वनावरण वाले जो राज्य हैं परसेंटेज के रूप में देखें तो सबसे अधिक वनावरण कहाँ पे मिजोरम में 84.53% है। फिर दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश आप चाहे आप क्षेत्रफल वाइज देखें या परसेंटेज वाइज देखें वनावरण तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, वहीं तीसरे पे आपका मेघालय आ जाता है, मणिपुर चौथे पे जाता है, नागालैंड पांचवें पे जाता है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो आप वनावरण में देखेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में जो नॉर्थ ईस्ट के जो है वो सारे के सारे टॉप 5 में नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है वृक्षावरण जो शीर्ष वृक्षावरण वाले राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे है, मध्य प्रदेश तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे है और उत्तर प्रदेश पांचवें पे। ध्यान रखिएगा वृक्षावरण शीर्ष वृक्षावरण वाले राज्यों में कर्नाटक जो उत्तर प्रदेश है वो पांचवें नंबर पे है। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण याद रखिएगा। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे, उत्तर प्रदेश पांचवें पे। और वृक्षावरण शीर्ष वृक्षावरण वाले जो 4 राज्य हैं परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो सबसे अधिक कहाँ पे चंडीगढ़। यहाँ पर राज्य मतलब हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों ले लिए हैं। ठीक है, चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, दिल्ली दूसरे पे है, केरल तीसरे पे है और गोवा चौथे पे है। यहां ध्यान रखिएगा भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है डेट्रिच ब्रैडिस को। किसको कहा जाता है डेट्रिच ब्रैडिस को। वनावरण क्या होता है 1 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र हो जहां पे आप पेड़ पौधे लगाते हैं वो वनावरण के तहत आएगा। देखिए वनावरण में क्या होता है कि 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जहां वृक्ष छत्र घनत्व जो है 10% से अधिक हो और इसमें मैग्रोव भी शामिल है। वृक्षावरण जो है वो ये वनावरण हुआ। वृक्षावरण क्या होगा 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वृक्षीय क्षेत्र वनावरण के अतिरिक्त वो आते हैं।
देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 1987 से लगातार जारी की जा रही है। भारतीय वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अति सघन वन, इसमें 70% वृक्ष बितान सघनता होती है। सामान्य सघन वन 40 से 70% वृक्ष बितान सघनता होती है। खुले वन 10 से 40% वृक्ष बितान सघनता होती है। देखिए, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे आपका आंध्रा है, दूसरे पे तेलंगाना है, दोनों पड़ोसी देश हैं। तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे कर्नाटक, फिर पांचवें पे झारखंड। तो सबसे अधिक कहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना है, फिर आपका उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पर्यावरणीय आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं। चिपको आंदोलन 1973 का है। कहाँ पे? उत्तराखंड का है। मुखिया गौरा देवी। अन्य सदस्य चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। शांत घाटी परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट 1978 का है। 1978 का है। ये आपका कुथी पूजा नामक नदी, जो कि केरल पर है, केरल में है, पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के विरोध में इसको प्रारंभ किया गया था। ये ठीक है। इसका विरोध का कारण क्या था? सरकार ने 1980 में मेनन कमेटी बनाई। विरोध के कारण सरकार ने 1980 में मेनन कमेटी बनाई थी। फिर टिहरी बांध परियोजना, ये उत्तराखंड का है। यह बांध जो है भागीरथी नदी पर बनाया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह सेस्मिक फॉल्ट जोन के अंतर्गत आता है, जिससे भूकंप की संभावना अधिक रहती है। इसके मुखिया कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 का है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सिंहभूम में प्राकृतिक साल वन तथा टीक वन के कटाई के विरोध में था। प्राकृतिक मतलब लोग यहाँ पर प्राकृतिक साल वन तथा टीक वन की कटाई के विरोध में थे। देखिए, नवधान्य आंदोलन इसके मुखिया कौन थे? वंदना शिवा। 1984 की है। मुख्य कार्य क्या था? जैव संगठन विविधता संरक्षण तथा जैविक कृषि को बढ़ावा देना। वर्ष 2000 में नवधन्या संगठन ने जन स्वराज आंदोलन लाया, जो जल के निजीकरण के विरुद्ध था तथा इन्होंने परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया। एपिको आंदोलन 1983 का है। पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया। इसके उद्देश्य क्या थे? वनों की सुरक्षा करना, वृक्षों को पुनः रोपित करना, वन संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का है। नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले बांध के विरोध में। इस बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। इसके मुखिया मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे थे। वंदना शिवा पर्यावरण सुरक्षा में आधुनिक दृष्टिकोण अपनाए उन्होंने, जिसका मुख्य कार्य था कृषि तथा भोजन। इनकी पुस्तक टुमरोज बायोडाइवर्सिटी, यह बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता, जैव तकनीक, जैव नीति तथा जीनीय अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए विभिन्न जो कार्यक्रम और सम्मेलन हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनेप के बारे में। यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में 1972 में केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्धसरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी आते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना शांति और सुरक्षा के कार्य के लिए किया गया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, जबकि यूनिसेफ एक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा 1970 में चलाया गया। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसका शुभंकर क्या है? जॉइंट पांडा। रामसर सम्मेलन, यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। और हर साल 2 फरवरी को जो है आपका आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन, यह सम्मेलन जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा। स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया, तब से हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन, UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया। पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 लाया गया। बेसल सम्मेलन की बात करें, यह सम्मेलन 22 मार्च 1989 में बेसल में हुआ था। 1992 में प्रभावी होता है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रभावी विषाक्त पदार्थों को पार सीमाओं में ले जाने की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, मतलब एक देश से दूसरे देश में। उद्देश्य मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण को विभिन्न हानिकारक पदार्थों से बचाना। रॉटरडम सम्मेलन, रॉटरडम कॉन्फ्रेंस, यह सम्मेलन 24 फरवरी 2004 से लाया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या था? मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझी हिस्सेदारी लेंगे। हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगी।
CBD कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, जैव अवयवों का सतत उपयोग। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक रिसोर्स का उपयोग, इसी में जेनेटिक रिसोर्सेस का उपयोग एवं उपभोग जिससे पर्यावरणीय जैव विविधता की सुरक्षा हो सके। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें 3 समूह हैं। वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप में क्या है, वैज्ञानिक आकलन करना, पर्यावरणीय समस्या की जानकारी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आयाम। IPCC रिपोर्ट 2017 की बात करें यदि इसमें, तो 21वीं सदी में विश्व का औसत तापमान जो है, तापमान 1.1 से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। ठीक है। वर्ल्ड समिट, जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2022, सितंबर 2002, इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा जीवन यापन, वित्तीय संसाधन जनित करना, तकनीकों का स्थानांतरण, उत्पादन उपयोग के तरीके बदलना। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन POP, उद्देश्य प्रकृति में मानव द्वारा जनित होने वाले कार्बनिक प्रदूषक कम करना। POP क्या होता है, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होते हैं, यह वह रासायनिक पदार्थ है जो वातावरण में खाद्य जालों के द्वारा जीवों में संग्रहित होता है, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। ठीक है, जो दुष्प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं। साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की मदद से कार्य करता है। यह उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्तता की कगार पर हैं। इसमें 3 परिशिष्ट हैं, अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1, इसमें जीवों का वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, जैसे कि चीता, हाथी, हिमालयन भूरा भालू आदि। अपेंडिक्स 2, वाणिज्यिक उद्देश्य से व्यापार होगा किंतु कठोर नियंत्रण में, जैसे कि हिप्पोपोटामस। अपेंडिक्स 3, कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करे, जैसे कि वालरस। कंजर्विंग माइग्रेटरी स्पीसीज फॉर, ये केवल चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, मुख्य कार्य क्या, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP3 था ये। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया हुआ कि 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर का 5.2% हरित गृह गैसों को कम कर दिया जाए, ग्रीन हाउस गैसों को कम कर दिया जाएगा, किंतु भारत व चीन से मुक्त रहेंगे। COP8 आपका कहाँ होता है, 2002 में, भारत के नई दिल्ली में। COP11 कहाँ होता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहलाता है, 2005 में। COP13 आपका इंडोनेशिया के बाली में, 2007 में। बाली रोड मैप लाया जाता है। बाली रोड मैप में क्या था कि UNFCCC के तहत राष्ट्रों को Annex 1 और नॉन Annex 1 में रखा गया। Annex 1 में कौन थे, विकसित राष्ट्र जैसे USA, जर्मनी आदि। नॉन Annex में विकासशील राष्ट्र जैसे भारत व चीन। इस रोड मैप के तहत 3 प्रावधान लाए गए। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, तो Annex 1 के राष्ट्रों पर बाध्यता आरोपित की गई, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे, जबकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या था, नॉन Annex 1 के राष्ट्र मिलजुल कर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, यहां ध्यान रखिएगा कि भारत ने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाया है, CDM को। कार्बन व्यापार की बात करें, कार्बन ट्रेडिंग की, UNFCCC के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोटा दिया जाता है, और विकासशील राष्ट्र जैसे कि भारत व ब्राजील आदि अपने निश्चित कोटा से अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं तो उसे कार्बन साख या कार्बन क्रेडिट के रूप में कमा सकते हैं। इन्हें या विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। कार्बन व्यापार निर्धारण के जो सूचकांक है वो नॉरपूल, पावर नेक्स्ट इत्यादि हैं। कुछ प्रमुख पर्यावरणीय वैश्विक संस्थाओं के बारे में बात करें, कब स्थापित हुए, कहाँ पे मुख्यालय है, जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 में, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। आयुषियन कहाँ पे है, 1948 में स्थापना होती है। इसका आयुषियन का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के ग्लाड में। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मेंट, लंदन में हेडक्वार्टर है, 1958 में स्थापना होती है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1962 में स्थापित होता है, और यह है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के ग्लैंड व इंग्लैंड के गोडा लंबिंग में। ग्रीन पीस 1971 में, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, एम्स्टर्डम में। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर 1983 में स्थापित होता है, कैम्ब्रिज में है। WCED 1984 में। फास्ट एंड इन्वायरमेंट ट्रस्ट 1993 में, वॉन में इसका मुख्यालय है। शेप द ग्रीन अर्थ 2001 में स्थापित होता है, ज्यूरिक में है। ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ घास के मैदान देख लीजिए, जैसे पूछा जाता है, तो इसमें दो प्रकार से बांट सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखें तो आपके कंपास कंपास के घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व ब्राजील में, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। पार्कलैंड उत्तरी क्षेत्र अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में। शेलवास अमेजन बेसिन में। सवाना पूर्वी अफ्रीका तथा सूडान में। लानोस वेनेजुला में। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखें तो पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। प्रेरी प्रेरी उत्तरी अमेरिका और कर्नाटक कनाडा में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज यूरेशिया, इसमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया जाएंगे। कैटरबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताज हंगरी में। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियमों को देख लेते हैं, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है और वन अधिकार अधिनियम 2006 का है। ठीक है। कुछ पक्षियों के जो आपके प्राकृतिक निवास स्थान है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उसको थोड़ा सा ये देखें। देखिए बहुत आपका बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यदि आपको देखना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख सकते हैं, बाकी बहुत जरूरी नहीं है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी परियोजना कब प्रारंभ हुई? जैसे बाघ परियोजना 1973 में। कहाँ से? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। हाथी परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूम से। गैंडा परियोजना 1987 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। हंगुल परियोजना 1970 में जम्मू कश्मीर के दाजीगाम अभ्यारण्य से। थामिन परियोजना 1977 में मणिपुर के केबुल लामजाओ अभ्यारण्य से। घड़ियाल या मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में उड़ीसा के तिकरपाड़ा से। गिर सिंह परियोजना 2018 में गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में आपका जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर से। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में उड़ीसा के भितरकनिका अभ्यारण्य में। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। लाल पांडा परियोजना 1996 पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पशु विविधता गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करें, जैसे कि आपका पिग्मी हॉट गंभीर संकटग्रस्त पशु में पिग्मी हॉट असम में है ये। अंडमानी श्वेत दंतु छछूंदर या और कांटेदार छछूंदर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वहीं कुछ पक्षियों के बारे में बात करें, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका शुष्क क्षेत्र मध्य व पश्चिमी भारत में। श्वेत उदर बगुला बांग्लादेश, वर्मा, नेपाल, भूटान, भूटान मतलब हिमालय के गिरिपति क्षेत्र। साइबेरियन सारस प्रवासी पक्षी होते हैं ये आपका यूराल व उपनदी के क्षेत्र में। लाल सिर वाले गिद्ध भारत के उत्तरी क्षेत्र में सीमित होते हैं। गुलाबी सिर वाले बतख गंगा मैदान, बांग्लादेश, अराकान क्षेत्र इत्यादि। गंभीर संकट के सरीसृपों के बारे में बात करें, सरीसृपों के बारे में यदि बात करें तो उत्तरी नदी कछुआ ये आपके कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये भारत हो गया। वहीं आपका बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया यहाँ पर भी हैं। घड़ियाल की बात कर लेते हैं। गंगा की सहायक नदियों में चंबल अभ्यारण्य, बांग्लादेश, उड़ीसा इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक है। हॉक्सबिल कछुआ अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, उड़ीसा, लगभग संपूर्ण विश्व में। शिशपारा गेको, शिशपारा में नीलगिरी, कवासाई आदि, इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ मछलियों के बारे में बात करें, जैसे क्रकच मत्स्य, ये गंभीर संकट की मछलियां हैं। हिंद प्रशांत महासागर के दक्षिण में भारत के अरब सागर व बंगाल खाड़ी में। पौंडचेरी शार्क हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ गंभीर संकटग्रस्त स्तनधारी देखें तो एशियाई आपका काला भालू, ये हिमालयन क्षेत्र जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम यहाँ पे। जापान, ताइवान और पूर्वी रूस में। एशियाई हाथी दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिम में भारत से पूर्व में ब्रुनई तक। बंगाल टाइगर भारतीय उपमहाद्वीप, सुंदरवन इत्यादि में। ब्लू व्हेल सागरीय परितंत्र में। बारहसिंघा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं और ये हिरण की प्रजाति है। देखिए संकटापन्न प्रजातियों को आयुष्मान की रेड डेटा बुक में रखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पर्यावरणीय दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं और 2023 में उसकी जो थीम है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, क्या थीम थी इसकी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस,
आई लव स्पैरो। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस एक्सेलरेटिंग चेंज। तो देखिए आपका 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस होता है, फिर 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है, फिर वन होंगे तो जल होगा। ठीक है, तो जल मतलब आपका 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस हो गया। फिर 5 अप्रैल को जब जल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो समुद्र बन जाएगा, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हो गया। ठीक है, गोल्डन इरा इन शिपिंग इसका थीम है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। विश्व धरोहर दिवस क्या इसका वो थीम थी, विरासत परिवर्तन। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, थीम क्या थी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बी नीड फूड नॉट टबैको। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, आनंद डेयरी, थीम थी इसकी। 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस, थीम क्या थी, प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। आपका 29 जुलाई टाइगर दिवस, बाघ संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, इसको कोई थीम नहीं थी। 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस नो मैटर वॉट। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, इसकी थीम क्या थी, ग्रेटर आर स्मॉल लव देम ऑल, ग्रेटर आर स्मॉल लव देम ऑल। 5 अक्टूबर विश्व परिवेश दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं, जैसे कि जियोम क्या होता है। जियोम सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिकी क्षेत्र जो अपने अपने पौधों में पशुओं की विशेषताओं के कारण पहचाने जाने योग्य हो। ऐसे अब तक के 6 बायोम है, टुंड्रा, कॉनिफर, पर्णपाती, पर्णपाती वन है, घास भूमि है, उष्णकटिबंधीय तथा मरुस्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्राणी जगत की ऑक्सीजन की मांग। बीओडी क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक पदार्थों के घुलने अथवा अपघटित होने के लिए आवांछित ऑक्सीजन की मात्रा। इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है तो मतलब जल ज्यादा प्रदूषित है। जैव संवित बायोमास क्या होता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र या क्षेत्र विशेष में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा। संकटग्रस्त प्रजातियां इंडेंजर्ड स्पीसीज, मानव द्वारा संसाधनों के अतिदोहन तथा पर्यावरण के प्रतिकूल दशाओं के विकसित होने के कारण जिन प्रजातियों के जीवों की संख्या कम हुई उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। जैव संवर्धीकरण बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, किसी जीव के अंदर लगातार हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा का बढ़ना जैव संवर्धीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनेक, गिद्धों का इससे मरना होता है, मतलब गिद्धे इसको खा करके मर जाते हैं, जो मरे हुए जीव खाते हैं, मतलब ऐसे जीव जिनको ये दर्द निवारक दवा दी गई है डिक्लोफेनेक, जब मरते हैं तो उनके जब मांस को गिद्ध खाते हैं तो वो मर जाते हैं। यूट्रोफिकेशन, जहां लगातार तालाबों या झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है। इसके पीछे कारण क्या होता है, आधुनिक कृषि पद्धति, तो वहां पर ये जो पोषकों की मात्रा बढ़ती है इसे ही यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तालाबों और झीलों में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश के आधार पर इसे विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। देखिए सबसे ऊपर वाला स्तर कौन सा है, ये लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन जहां सूर्य का प्रकाश पूरी तरह प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये बनाया गया, ये सूर्य है, यहाँ पे 3 स्तर बनाए गए हैं। लिटोरल हो गया ऊपर। लिमेनेटिक जोन जहां मध्य दर से सूर्य का प्रकाश आता है। प्रोफुंडल जोन, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता नीचे, क्योंकि यहाँ सबसे नीचे की परत होती है, ध्यान रखिएगा। लिटोरल जोन हो गया, लिमेंटिक जोन हो गया और प्रोफुंडल जोन, तो ये क्रम याद रखिएगा। जिन तालाबों या झीलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है वहां नीले हरे शैवाल साइनोफाइसी अधिकतम होते हैं। इन शैवालों को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कुछ नीले हरे शैवाल जैसे कि ओसीलेटोरिया, ग्लेरोटोरिचिया, एनाबीना, जीवाश्म ह्यूमस रासायनिक रूप से जटिल एवं मृदा की ऊपरी एवं अन्य सतह में पाए गए कार्बनिक अवशेषों के बहुपरिवर्तित मिश्रण हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर आप यहाँ पे विराम लगाइए। कुछ नीले हरे शैवाल, तो ये उसके उदाहरण है। फिर जीवाश्म ह्यूम्स क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप से जटिल एवं मृदा की ऊपरी एवं अन्य सतह में पाए गए कार्बनिक अवशेषों के बहुपरिवर्तित मिश्रण होते हैं, ह्यूम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आधारभूत प्रजातियां क्या होती हैं, कीस्टोन स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जिनके कारण उस स्थान की पारिस्थितिकी समुदाय की जैव विविधता स्थिर बनी रहती है। फ्लैगशिप प्रजातियां, पौधे व जंतुओं की वे प्रजातियां जो लोगों के मध्य लोकप्रिय है तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करते हैं, जैसे बाघ, हाथी आदि। न्यू प्रजातियां, फाउंडेशन स्पीसीज, वह प्रजातियां जो पारिस्थितिकी संतुलन एवं स्थिरता के निर्माण एवं विकास में मुख्य रूप से योगदान देते हैं।
न्यू या मूल प्रजातियां कहलाती हैं। अनुक्रमण सक्सेशन क्या होता है? किसी एक प्रकार के प्रजाति का किसी दूसरे प्रकार की प्रजातियों द्वारा उन्हें विस्थापित करना तथा अपने साम्राज्य या समुदाय का निर्माण कर स्थिरता की प्राप्ति करना अनुक्रमण कहलाता है। हरित क्रांति के बारे में बात करें तो देखिए, इसके जनक विश्व स्तर पर इसके जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति में जो 3 चरण थे, क्या किया गया? पहले रसायनों का बहुतायत प्रयोग, परिणाम क्या हो? जैव संवर्धीकरण व यूट्रिफिकेशन होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है? जीन संवर्धन, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया, पौधों का प्रयोग किया गया। तृतीय में हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई तकनीक लाई गई, मतलब इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है? इसमें मृदा रहित रासायनिक पदार्थों के तहत पौधों को रखकर वृद्धि कराई जाती है। इसमें हम लोग थोड़ा सा एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें, चूंकि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 28 सितंबर 2023 को। देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? मनकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो पूरा नाम याद रखिएगा, मनकोम्बु शंबा शिवन स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु जो है 98 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के चेन्नई में 28 सितंबर 2023 को हुई। इनको 1967 में 1967 में पद्मश्री दिया गया, फिर 1972 में पद्म भूषण दिया गया, और फिर आपका पद्म विभूषण इन्हें 1989 में मिल गया था। उपाधियां क्या रही? भारतीय कृषि पुनर्जागरण के नेता, भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के अगुआ इत्यादि। आगे चलते हैं, वैश्विक मंदन के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल डिमिंग वैश्विक मंदन के कारण बादलों के मध्य वायु प्रदूषक कणों की विद्यमानता है। ये बादल एवं हवा में विद्यमान छोटे छोटे कण सूर्य से आने वाली ऊर्जा के एक भाग को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। तरणक निकोटोन्स क्या होते हैं? जो प्राणी जल में तैरने की क्षमता रखते हैं उसे निकोटोन्स तरणक कहते हैं, जैसे मछलियां हैं, कछुए, समुद्री सर्प आदि। नीचे किसी जीव द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उसके द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया, जैसे स्थानिक निके, खाद्य स्तर निके, बहुयामी निके इत्यादि। वनोन्मूलन एवं वन ह्रास उत्सर्जन में कमी, रिड्यूज इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, REDD। यह यूएनओ द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड के निष्कासन से उत्पन्न हुआ स्मॉग होता है। मैग्रोव उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय लगभग 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों एवं झाड़ियों के ऐसे समूह जिनमें लवणीय जल के को सहने की अच्छी क्षमता हो, मैग्रोव कहलाते हैं। मैग्रोव का होता है लवणता सहनीय पौधे, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव सुंदरवन है। ये जरायुज होते हैं, इनमें श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं। ये वन, एस्चुरी, डेल्टा, खाड़ी या द्वीपों आदि पर पाए जाते हैं। भारत में स्थित उड़ीसा का मैग्रोव, जो कि भितरकनिका में है, बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास और प्रजनन स्थल है। सर्वाधिक मैग्रोव कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश। तो क्रम याद रखिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान और फिर आंध्र प्रदेश। मैग्रोव वनों के ह्रास का कारण क्या है? निर्वनीकरण, तेल रिसाव, खनन, उद्योग, जलीय कृषि, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग इत्यादि है। प्रवाल कोरल के बारे में बात करें तो देखिए, यह एक प्रकार का जीव होता है जो जुजेंथले नामक एक कोशिकीय शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। यह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही सह सकते हैं। प्रवाल हमेशा समूहों में मिलते हैं, जिन्हें कोरल पॉलिप कहते हैं। प्रवाल स्थिर संरचनाएं हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। प्रवाल मुलायम और कठोर दो प्रकार के होते हैं। केवल कठोर प्रवाल ही प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिए, कोमल प्रवाल जो होते हैं वो प्रवाल भित्ति का निर्माण नहीं करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल को समुद्र का वर्षावन भी कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार खाड़ी, कच्छ खाड़ी इत्यादि हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत के जो प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, ये तीनों क्या है? फ्रिंगिंग प्रवाल भित्ति है। जबकि लक्षद्वीप जो है एटाल प्रवाल भित्ति है। प्रवाल विरंजन क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग। देखिए, प्रवाल पर रहने वाले रंगीन जुजेंथले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण उनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफेद में रंग का हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। कृमि वाले खाद वर्मी कंपोजिटिंग, यह कार्बनिक कृषि का अच्छा उदाहरण है। जैसे भारत में ड्रेविडा ग्रैंडिस नामक केचुआ उत्पादकता बढ़ाने में सर्वाधिक प्रयोग में आता है। जैविक उपचार, बायोरेमेडिएशन, प्रदूषित मृदा अथवा जल का उपचार करने हेतु पशुओं अथवा पौधों के सूक्ष्म अवयवों का उपयोग करना।
परमाकल्चर क्या होता है? प्रकृति में उपयोग में लाई जाने वाली वे सारी आवश्यकताएं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार से किसी पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती हो, किंतु इनका किसी भी तरह का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर नहीं पड़ता, उसे परमाकल्चर कहते हैं। जेनोबायोटिक्स, प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक स्रोतों से जब व्यक्ति किसी ऐसे संश्लेषित पदार्थ का निर्माण करता है जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, जेनोबायोटिक्स कहलाता है, जैसे प्लास्टिक, रासायनिक कीटनाशक इत्यादि। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA, मानव द्वारा पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग एवं दोहन से या कुछ संबंधित नीतियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन ही पर्यावरणीय प्रभाव कहलाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1976-77 में नदी घाटी परियोजनाओं से हुई थी, 1976-1977 में। समन्वित प्रबंधन प्रणाली, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, यह कृषि की वह पद्धति जहां सारी विधियों को एक साथ लेकर प्रयोग किया जाता है एवं रसायनों के प्रयोग को कम से कम करने की कोशिश की जाती है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जिसमें भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में दीर्घकालिक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ संलग्न हो। कार्बन प्रतिछापन, कार्बन फुटप्रिंट, यह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा जनित हरित गृह गैस के मापन की एक प्रणाली है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन की दर को मापते हैं। कार्बन अधिग्रहण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मनुष्यों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करना कार्बन अधिग्रहण कहलाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में बात करें, NGT, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 के तहत वर्ष 2010 में इसको स्थापित किया गया। नई दिल्ली में मुख्यालय, इसके 4 अन्य शाखाएं हैं या क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। इसके अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। 21 अगस्त 2023 से अब तक हैं ये, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। NGT के जो अभी तक हुए हैं ये चौथे हैं। जो 3 पहले थे, पहले जो थे, जो नंबर 1 पे थे वो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पाटा थे 2010 से 11। फिर उसके बाद जस्टिस स्वतंत्र कुमार आते हैं। फिर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल थे 2018 से 2023 तक। ध्यान रखिएगा कि भारत NGT की स्थापना करने वाला तीसरा देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 140 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है MCQ फॉर्म में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब? 1986 में। 1986 में पारित हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी जल चक्र में होती है, जल चक्र में होती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहां पर? तो नागपुर में। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पे है? केन्या के नैरोबी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? एम्स्टर्डम में। धारणी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो WM एडमस है, WM एडमस है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था टांसले ने। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है, भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। अगला, जैव विविधता के नाश का कारण क्या होता है? जैव विविधता के नाश का कारण जीवों के प्राकृतिक वास की कमी, आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी के सभी इसमें कारण शामिल हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देखें कौन कौन से हैं। इसमें आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय ये दोनों है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। निम्नलिखित में से कौन किनमें प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कच्ची खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में है, सुंदरवन में नहीं है, सुंदरवन में नहीं है। तो 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया कब? ये किया गया था आपका, कब किया गया था? दिसंबर 2002 में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किन में सिंह पुच्छी बानर या मेकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? 4 दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इनका नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने? जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर ने। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई वर्ष 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए आपका कौन शामिल नहीं है? सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन शामिल, परंतु नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को, किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो वनों का क्षेत्रफल यदि आप देखें तो ये कितना है? लगभग आपका, वनों की केवल बात कर रहे हैं तो वनों का हो जाएगा 21.67। वन और वृक्षावरण दोनों यदि करेंगे तो 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र कहां पे है? मिजोरम में। दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश है। यदि आप परसेंटेज में ना क्षेत्रफल में देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा नंबर 1 पे। अगला है यहां पर वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहां पे? तो इसका उत्तर आप थोड़ा सा बताइएगा यदि आपको पता हो तो। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन सा स्थान है? सुंदरवन। निम्नलिखित में से कहां पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहां पर कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? गोवा में। कहां पर है? गोवा में है। ठीक है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1980 में। वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? देहरादून में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो सफेद भालू, जॉइंट पांडा, बी जॉइंट पांडा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है कहां पर? तो ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जैवमंडल आकार और उसकी अवस्थिति के संबंध में? मानस आपका मेघालय में नहीं, असम में है, तो ये सही नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई केरल में। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है? कौन सा है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला है, 2 सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये आपका उन्नाव में है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पे है? गाजियाबाद। शमसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? रायबरेली में। पार्वती आरंगा कहाँ पे है? तो ये आपका गोंडा में 1। तो क्या हो जाएगा? 2341 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में? तो देखिए, बांदीपुर कर्नाटक में, रायजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा, पिन वैली आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये केरल में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भितरकनिका, मानस, सुंदरवन। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? ठीक है, देखिए आपका कौन से हैं? बांदीपुर है, सुंदरवन है, एक सेकेंड, इसमें आपका बांदीपुर है, मान्य भितरकनिका नहीं है। बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। 134 हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहां पर? ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मनाली में। ठीक है, ये मनाली में है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो ये आपका बंगलुरु के बनरघट्टा जैविक उद्यान में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता किससे? रामगंगा नदी से। रामगंगा नदी से। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित बताना। उपयुक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं, ये बताना है। देखिए, दंपा टाइगर रिजर्व कहां पे? मिजोरम में है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में नहीं है। सारामती शिखर नागालैंड में है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? कौन सा है? तो आपका लोकट जो है, लोकाट, ये सदाबहार फल वृक्ष है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक इसमें कौन सा है? तो वहित मल जो है ये जैव विघटित है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड।
निम्नलिखित में से कौन सा या से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ये आपका ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। अगला है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस गैस रिस गई थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होगी? गोबर होगी, पौधों की पत्तियां होंगी, खाद्य पदार्थों की, परंतु प्लास्टिक नहीं होगी, प्लास्टिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो लाइकेन करता है। जैव उपचार, बायोरेमिडिएशन से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है आपका जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का, टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ठीक है। अगला है, ध्यान रखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? महत्वपूर्ण है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित है कहां पर? तो नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में। नहीं, अम्ल वर्षा ये मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो है आपका, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की? 1985 में, 1985। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था 1977 में, 1977 में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? इसका भारती नाम है, क्या है? भारती। आगे चलते हैं। अगला है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहां पर? तो ये आपका जयपुर के, राजस्थान के जोधपुर में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एगमार्क एक्ट भारत में 1937 में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहां पर? कच्छ की खाड़ी में। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? कुल 4 समझौते थे इसमें। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण सुरक्षा में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किस लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से किसे डायनोसोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोन्टाना को, मोन्टाना को। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मार्च के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। ये कौन मनाता है? सिएरा लियोन। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वायुमंडल में नमी पर। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन का, फिर आपका ऑक्सीजन का है। ग्रीन वॉश इंगित करता है किसको? ग्रीन वॉश जो है ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने को। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, फिर भूदृश्य है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ये गलत है, पूर्ण रूप से जो है आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से कोई जरूरी नहीं है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये कथन आपका सही है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसमें देखिए, जो धान का खेत है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है महासागर। कौन सा है? महासागर है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? वर्ष 2030 तक। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये आपका जामनगर, गुजरात के जामनगर में, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट या पर्यावरण के संदर्भ में कौन कौन से हैं? तो आप देखें इसमें पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो देखिए, इसमें से पश्चिमी घाट है जो हॉट स्पॉट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? तो ये प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से।
यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है कि कथन है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। सही है। कांड तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। कथन कांड दोनों ही सही और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैवमंडल रिजर्व जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो देखिए आपका जैवमंडल आगार है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है, परंतु वनस्पति बाग नहीं है। ठीक है, ये आपका परिस्थानीय संरक्षण की रणनीति है। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है इसमें? तो इसमें जो है आपकी कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस प्रयोग करते हैं। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका अनुवांशिक विभिन्नता। जो क्षेत्र है ये अनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो कौन सा है? यह है सागरों की लवण, ये सागरी जल के सामान्य ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए जीवाश्मिक ईंधनों का अधिकाधिक प्रचलन सही है। तैल चलित स्वचलितों का की संख्या विस्फोटन सही है। सौर धधक में वृद्धि ये इसका कारक नहीं है, ये इसका कारक नहीं है। अत्यधिक वनोन्मूलन ये कारक है। तो पहला, दूसरा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन के कारण होता है क्या? किसके कारण होता है? तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार चीजें हैं, धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमियां। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो धान के खेत, कोयले की खनन खनन कोयले की खनन है, आर्द्र भूमियां है, पालतू पशु, ये सभी के सभी हैं। 1 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे जो जुगाली करते हैं गाय वगैरह, वो आपके पालतू पशु होते हैं, वहां से भी निकलता है। आगे बढ़ते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी है? यह है आपकी मीथेन। मीथेन निम्न से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? तो ये धान खेतों से भी होती है, दीमक की बाम्बी से भी होती है। तो ए और बी दोनों है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में सही है। प्रथम शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये आपका सही है 1992 का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 1997 में। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नहीं है, ये क्योटो प्रोटोकॉल का है। यहाँ पे डी सही नहीं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सा है? वो आपका समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, बी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है हमें। देखिए चार चीजें हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है आपका सबसे पहले आएगा। फिर जैव विविधता अधिनियम, नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बाद प्रोजेक्ट टाइगर है, फिर आपका प्रोजेक्ट हाथी 92 का, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, 1973 का। तो पहले आपका वन्यजीव अधिनियम आएगा 1, फिर 3 आएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी 1992 का आएगा 4, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 का आएगा 2 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र है आपका भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग इससे संबंधित नहीं है। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? तो ये शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, सभी को दिया जाता है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? भूटान में। दाजीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये आपका कस्तूरी मृग से, नहीं, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। ये जम्मू कश्मीर में। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है कहां पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए, हंगुल के लिए नहीं है, बी वाला सही नहीं है। मानस हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप या शैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। ठीक है, 112 का बी।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में किसने बताया था? एडवर्ड शुयस ने। ठीक है। वहीं इकोसिस्टम के बारे में एपीडी कांडोल नहीं है, इकोलॉजी के लिए एजी ट्रांसले नहीं है, इकोलॉजी के जो हैं वो अर्नेस्ट हैकल है। ठीक है। ट्रांसले जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए वाला ही सही है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल व असम में। असम में मानस अभयारण्य माना जाता है किसके लिए? ये आपका किसके लिए? हाथियों के लिए। नहीं, मानस जो है टाइगर रिजर्व है, बाघों के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वन्यजीव अभयारण्य और राज्य में? तो देखिए, मुकम्बिका कर्नाटक में, डालमा झारखंड में, नैयर ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, नैयर आपको छत्तीसगढ़ में नहीं है, कोटीगांव गोवा में है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो किसका चयन किया गया है? पालपुर कोनो का राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहां पर? तो ये आपका नेपाल में है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है कहां पर? तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 2 सूचियां दी गई हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। देखिए, बांदीपुर कहां पे है? आपका कर्नाटक में है। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके अतिरिक्त आपका बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, पाकुई जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, मेलघाट आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक के यूरेनियम नहीं है। ठीक है, यूरेनियम नहीं है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल सर्वोत्तम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्न से किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये कौन सा है? यह है आपका भारत का सिक्किम। 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए यहां पर ये एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसमें से आपका पेट्रोलियम है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस ये नवीनीकृत है, परंतु पेट्रोलियम नहीं। धुएं में आंखें को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? कौन सा होता है इसमें आपका पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? जो स्मॉग होता है ये द्वितीयक प्रदूषक होता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन मिक्स होकर बनते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश ये आपके प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी है? ये आपकी दामोदर है। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं किससे? वे बनी होती हैं आपकी पॉलीमर से। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लास्टिक के थैले को क्षय होने में। अगला है आपका नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है किसका? तो ये है ऊष्मीय प्रदूषण का। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लेड शीशा। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है कितना? 5 माइक्रोन से कम। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? 16 अप्रैल को। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पर्यावरण संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, जो आपके लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन चीजों को हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।